स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमारी ग्रुप डी की पीवाईक्यू बेस्ड संभावित प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है। तो उसमें हमारा ये आज सेट नंबर 6 रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सोलुंग उत्सव ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इस उत्सव को हम अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अन्य उत्सवों की बात करें, जिसमें आपका मनाया जाता है लोसार महोत्सव। इसके बाद आता है दूसरा आपका जो है ड्री महोत्सव। कौन सा दूसरा है आपका? ड्री महोत्सव। अगर हम तीसरे महोत्सव की बात करें तो तीसरा महोत्सव है आपका संगकेन के बाद चौथा महोत्सव जो आपका मनाया जाता है ये है आपका मोपिन। तो लोसार, ड्री महोत्सव, संगकेन, मोपिन और जो सोलुंग उत्सव होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी आयु यहाँ पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 65 वर्ष। इसकी आयु सीमा कितनी होती है? तो ये आपकी 65 वर्ष आयु सीमा होती है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है ये आपके आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। इसकी जो आयु सीमा होती है ये तो 65 वर्ष होती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये आपकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किस समाज की? जो आर्य समाज था इसकी स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो ये 1875 में जो है इनके द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया था वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखें। और ये जो PDF होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है। तो अध्यादेश जो है 123 के तहत अधिनियमित करने की शक्ति भारतीय संविधान में किसको दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब संसद जो है कार्य ना कर रही हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उस समय जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है तो कानून की वहाँ पे सख्त आवश्यकता होती है। तो वो जो है अध्यादेश ही कानून के रूप में माना जाता है जब उसको राष्ट्रपति अध्यादेश के थ्रू पास करता है। और इसकी अधिकतम सीमा क्या होती है? तो इसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो 6 महीने और 6 सप्ताह तक इसकी अधिकतम सीमा होती है। इसके बाद संसद में इसको पास करना ही होगा। अगर संसद इसको पास नहीं करती है तो 6 महीने 6 सप्ताह बाद इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। वहीं विधानमंडल में अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है वो भी अध्यादेश जारी करता है जब विधानमंडल कार्य ना कर रहा हो। तो वो किसके तहत? तो राष्ट्रपति जो था आपका 123 के तहत करता था। और जस्ट इसी के अगर हम इसके डिजिट चेंज कर दें तो 213 कर दें तो 213 यानी कि 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसका अधिकतम समय कितना होता है? तो विधानमंडल जब शुरू होता है यानी कि विधानसभा शुरू होने के 6 सप्ताह तक इसको वैलिड माना जाएगा। अगर विधानमंडल इसको पास कर देगा तो फिर आगे वो वैलिड होगा, नहीं तो फिर वो इनवैलिड कर दिया जाएगा 6 सप्ताह के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं चंबल, गंडक, बेतवा और कैन। तो यहाँ पे जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है तो ये ऑप्शन होगा आपका भी, गंडक जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी चंबल, बेतवा, कैन
ये तीनों आपकी यमुना की सहायक नदी हैं। साथ में जो है आपकी हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी और टोंस नदी, ये भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और चंबल जो है वो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप लोगों को बता दें ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो हमारी पेड ई बुक है जिसका प्राइस जो है वो 49 रुपये है, ये आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक रहने वाली है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 50+ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के टॉपिक को कवर कर रखा है, जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो रेलवे की अन्य परीक्षाएं आरपीएफ और एएलपी की, उन सभी में ये आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं और स्टेट पुलिस के भी जितने एग्जाम्स हैं जिनमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट ई बुक रहने वाली है। तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं, प्राइस इसका 49 रुपये। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में बताया ही था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपकी किस मॉडल पर थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 56 तक चलती है। इसके बाद 56 से लेकर 61 तक ये आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो तीव्र औद्योगिकरण था और इसी के तहत हमने 3 इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया था, दुर्गापुर में, भिलाई में और एक आपका छत्तीसगढ़ में। ये हमने 3 इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया था। तो तीव्र औद्योगिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि था। अगला प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरे सबसे अधिक बोले जानी भाषाओं के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रस्थापित किया है? तो तेलुगु को किस भाषा के द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठी। अब मराठी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली यानी कि तीसरे नंबर की बोले जाने वाली भारतीय भाषा बन गई है, पहले तेलुगु हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 19 दिसंबर। अगला प्रश्न आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, नहीं पूछा गया है तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो गंगा नदी पर जो बांध बना है ये कौन सा बांध है? तो उसका राइट आंसर होगा टेहरी बांध जो है ये गंगा नदी पर निर्मित है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से डैश को भारत में अवसंरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के विकास, जो भारत में रेलवे का विकास हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? तो तमिल विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तंजावुर में ये आपका तमिल विश्वविद्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार और नॉर्वेस्टर काल वैसाखी से संबंधित है। तो काल वैसाखी से ये संबंधित राज्य हैं। तो ये पश्चिम बंगाल और असम जो है ये आपके काल वैसाखी से संबंधित है। और पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया भी था कल के प्रैक्टिस सेट में, नहीं सॉरी, जो आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंग्रोव वन जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकाय क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है? तो लोक स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था, स्वच्छता, जन्म और मृत्यु दर। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्थानीय निकाय में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा विधि और व्यवस्था। किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा जिसे पूर्व उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है? तो ये पूर्व उत्तर भारत का सबसे पुराना जो चर्च है ये आपका किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुवाहाटी में जो है ये स्थित है और द क्राइस्ट चर्च के नाम से इसको हम जानते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आयो आपने पढ़ लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि ये धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे
किसी भी बांध का निर्माण किया जाता है तो एक बड़ी भूमि का हिस्सा जो है वो लोगों को छोड़कर कहीं अन्य जगह विस्थापित होना पड़ता है। तो यही इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है बांध का। अगला प्रश्न आता है, मूल निर्धारण रणनीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे एक फर्म एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम कहते हैं मूल्य लोच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले इसमें 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन फिर इसमें जो है वो अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो चरबे वाली कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? तो ये जो रेडियो धर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनको हम किस में रखते हैं? तो शीशे से बनी जो चीज़ें होती हैं उनमें हम इनको रखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की जो आयु होती है उसका आकलन हम जैविक घड़ी से करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो अगर हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की यानी कि कंप्लीट जो सूर्य ग्रहण होता है उसकी हम बात करें तो इसमें कौन सा जो भाग है वो सूर्य का दिखाई देता है? जिसको कोरोना यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सूर्य की, उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं और वही हमको दिखाई देता है, और किरीट भी इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया था? तो सबसे अधिक जो राशि है वो आवंटित किसको किया गया था? तो ये आपका रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है आपका आवंटित किया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे राजनाथ सिंह। वहीं रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, गृह मंत्रालय कौन कमान संभाला है? तो अमित शाह, और शिक्षा मंत्रालय के ये तो धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस IITI संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो वैश्विक हाइपर लूप जो प्रतियोगिता है ये किस IIT संस्थान, ये एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता हुई थी जिसमें किस IIT ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने इसमें भाग लिया था, जो कि एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता थी। आज हमने आपके 2 करंट अफेयर के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है और 3 साइंस के। वैसे रेगुलर जो प्रश्न हम कर रहे थे तो उसमें 20 GK GS के कर रहे थे और 5 साइंस के। अगर आप लोग हमें रिस्पॉन्स बताते हैं तो इस फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं कि आपके 16 से 17 जो है वो GK GS के हम प्रश्न कर सकते हैं, 3 से 4 करंट अफेयर, और एज़ यूजुअल 5 जो हम साइंस के प्रश्न ले रहे थे वो करते रहेंगे। या आप प्रश्नों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं तो 30 प्रश्न भी हम इंक्लूड कर देंगे, उसमें हमारा इस फॉर्मेट में भी हो जाएगा। 20 हम GK GS कर लेंगे, 5 आपका करंट अफेयर के हो जाएंगे, ये तो 3-4 करंट अफेयर की कर लेंगे तो साइंस का नंबर वहाँ पे फिर इंक्रीज हो जाएगा। 5 से 7 प्रश्न जो है वो आपके साइंस के भी देखने को मिल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में वो आप बता सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको, या इसी फॉर्मेट में सेम इसी फॉर्मेट में जारी रखना है, तो आप ये भी बता सकते हैं। बाकी आज के लिए आपका जो प्रश्न है वो है कि इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका राइट आंसर क्या है तो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, विक्रम सेठ, APJ अब्दुल कलाम, दलाई लामा और अनीता देसाई। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में होने हैं और इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। बाकी आप लोगों को बता दें ये ई बुक है तो इसे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, अगर परचेज़ करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए RRB ग्रुप डी के स्पेशल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं 20, तो वो भी आप लोग ऐप पे जाके दे सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रजिस्टर करके ये टेस्ट जो है RRB ग्रुप डी के 20 फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इनका कोई भी प्राइस नहीं है। और साथ में जो GK GS के सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे हैं। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं ऐप पे।
बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप लोग जो हमने प्रश्न पूछा है उसका आंसर जरूर आप लोग बताया करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।